चैप्टर्स 1805, 1806, 1807, 1808 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1805 समय की नदी में पहली लड़ाई इमॉर्टल गू हाउस मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप समय की नदी में आगे बढ़ रहा था। फैंग युआन अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे जहाज के अगले हिस्से पर शान से खड़ा था। उसने एक काली रोब पहनी हुई थी, उसके बाल लंबे और काले और वो अपनी गहरी खाई जैसी ऊँग से समय की नदी की अनंत लहरों को घूर रहा था। बाइनिंग बिंग और बाकी सब इमॉर्टल गू हाउस के अंदर और रैंक 7 और छोड़ रहे फैंग युआन को देख रहे थे। कुछ के दिलों में ठंडक सी दौड़ गई, जबकि कुछ को एहसास हुआ, कोई हैरानी नहीं कि फैंग युआन अब तक इतना तूफान मचा पाया है। अगर मेरे पास रैंक 8 कल्टिवेशन होती तो मैं कब का एक इलाके पर राज करने लगता और दुनिया को ऐलान कर देता, लेकिन ये तो भेद की खाल में भेड़िया है, दुश्मन को धोखा देने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आ भरी, दोनों तरफ से अभी तक टक्कर हुई भी नहीं, लेकिन फैंग युआन ने पहले ही दुश्मन को गुमराह करना शुरू कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन और टैक्टिक्स के बीच की टक्कर है। ये लड़ाई तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप समय की नदी में दिखा था। फैंग युआन का अपना प्लान था। अगर वो अपनी रैंक 8 कल्टिवेशन को सीक्रेट रख सकता तो वो यूज एक्सपोज नहीं करता, क्योंकि एक बार ये एक्सपोज हो गया तो सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी का राज भी और छिपा नहीं रह सकता था। पिछली लाइफ में ये सीक्रेट एक्सपोज हो गया था, लेकिन इस लाइफ में ये राज अभी भी अनजाना लग रहा था। जहां तक मेरे रिबर्थ के सीक्रेट की बात है, शायद इस लड़ाई के बाद वो एक्सपोज हो जाएगा, फैंग युआन ने मन ही मन अंदाजा लगाया। होने डू एक्सपोज। फैंग युआन को लगा कि अब इसके बाहर आने का टाइम हो गया है। इस लड़ाई की अहमियत बहुत ही ज्यादा थी। हालांकि फैंग युआन हमेशा से सतर्क और सावधान रहा था और इंक इफेक्ट पर पूरा ध्यान देता था, लेकिन जब कदम उठाने का टाइम आता तो वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। आगे बढ़ना या पीछे हटना, हमला करना या बचाव करना, फैंग युआन इस सब में माहिर और अनुभवी था। समय की नदी में एक पवेलियन तैर रहा था। वो चारों तरफ से ढाका हुआ नहीं था, दिखने में बहुत ही सादा था। उसकी छत पीली घास से बनी थी, खंभे ग्रे सफेद पत्थरों के जिन्हें पॉलिश नहीं किया गया था। पवेलियन में एक फोल्डिंग स्क्रीन थी जिसमें कई पैनल्स दी, वो वहां की सबसे एलिगेंट चीज थी। ये था रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन। 4 सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टाइम पाथ गू इमॉर्टल्स पवेलियन के अंदर खड़े वो द फोर्जनजी। उन्होंने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को देखते ही पहचान लिया था। फोर्जनजी ने फौरन ये इन्फॉर्मेशन फेरी जी वेई को रिपोर्ट कर दी, एक सेकंड की भी देरी किए बिना। फैंग युआन आखिरकार आ गया। हाँ, हमारा यहां इतना लंबा इंतजार बेकार नहीं गया। वो अभी भी रैंक 7 है, लेकिन उसके पास रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस है। ये कैसा इमॉर्टल गू हाउस है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जैसा दिख रहा है, ये एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस होना चाहिए, है ना? फोर्जनजी ने तुरंत हमला नहीं किया। उनके हिसाब से प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन समय की नदी के अंदर जांच पड़ताल करने में एक्सपर्ट था, और वो इस वक्त फैंग युआन से काफी डो थे। उन्होंने फैंग युआन को देख लिया था, लेकिन फैंग युआन उन्हें नहीं देख सकता था। आखिरकार वो सिर्फ रैंक 7 यह तो बस इसलिए था क्योंकि वो टाइम पाथ कल्टिवेट करते कि सुप्रीम हेवनली कोर्ट ने अन पर ध्यान दिया और उन्हें यहां तैनात किया। इसके अलावा फोर्जनजी हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स नहीं थे। उनका अगला कदम फेरी जी वेई के अरेंजमेंट्स और कमांड्स पर डिपेंड करता। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप फैंग युआन को लिए धीरे धीरे तैर रहा था। फैंग युआन जहाज के अगले हिस्से से हर दिशा में देख रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। लगता है फैंग युआन रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस ढूंढ रहा है। उसने सच में हमें नहीं देखा। लेडी जी वे ने अभी तक कोई कमांड नहीं भेजा। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अंदर फोर्जनजी फैंग युआन पर गहरी नजर रखे हुए थे। हेवनली कोर्ट। फेरी जी वे पहले खुश हुई, फिर कंफ्यूज। वो खुश थी कि फैंग युआन आखिरकार सामने आ गया। जब वो सामने हो तो डर कम लगता है, सबसे बुरा तो तब होता है जब वो छिपकर कुछ करता है। सच तो ये था कि हर दिन जब फैंग युआन नहीं दिखता, फेरी जी वे पर मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता, ये सोचते हुए कि फैंग युआन कौन सी बुरी चाल चल रहा है। लेकिन अब जब फैंग युआन सामने आ गया, फेरी जी वे ने आखिरकार राहत की सांस ली। अच्छा है, आओ, मैं देखती हूं तुम कितने बड़े हो गए हो। मैं इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करके तुम्हें मार दूंगी। फेरी जी वे के अंदर मारने का इरादा फैल गया, और जहां तक यूएस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस की बात है, क्या वो तुम्हारा सहारा और कॉन्फिडेंस का सोर्स है, फैंग युआन? फेरी जी वे थोड़ी हैरान भी थी। यह रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस बिना किसी पहले के इशारे के सामने आ गया था। कॉमन सेंस के हिसाब से
एक सुपर फोर्स भी इमॉर्टल गू हाउस के कंस्ट्रक्शन को छिपा नहीं सकती और पीछे बहुत से निशान रह जाते हैं, क्योंकि गैदर और प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक इमॉर्टल गू हाउस के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में काफी शोर शराबा होता है और दूसरे लोग यूज डिस्कवर कर लेते हैं। फैंग युआन नेचुरली इससे अलग नहीं था, लेकिन उसके जमा करने का प्रोसेस पिछली लाइफ में हुआ था, इसलिए फेरी जीवे यूज सेंस नहीं कर पाई। फैंग युआन के पास अचानक से एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस कैसे आ सकता है, और वो भी रैंक 8 वाला? इस जहाज के शेप वाले इमॉर्टल गू हाउस की एबिलिटीज और पावर्स क्या हैं? फेरी जी वे के दिमाग में थॉट्स लगातार टकरा रहे थे। सेंट्रल ग्रेट हॉल जल्दी हाई पर्पल की से भर गया। उसने तेजी से अंदाजा लगाया और जल्द ही एक फैसले पर पहुंची। उसने एस्टिमेट किया कि इस इमॉर्टल गू हाउस की स्ट्रेंथ लिमिटेड होगी, भले ही ये रैंक 8 लेवल पर था, क्योंकि ये बहुत अचानक से सामने आया था और हिस्ट्री में ऐसे किसी जहाज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये शायद फैंग युआन का जल्दबाजी में किया गया एक एक्सपेरिमेंटल काम था। इसके अलावा, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक, हेवनली कोर्ट को फिर भी उस जांचना पड़ेगा और फैंग युआन को रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंसेस हासिल करने से रोकना होगा। फेरी जी वे ने जल्दी से किंग ये को एटर्नल यॉट के साथ प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की लोकेशन पर तेजी से पहुंचने का कमांड दिया। उसके दिमाग में आसपास का एक सटीक और साफ मैप बन गया। जब एटर्नल यॉट प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन से मिलेगा, तब वो आगे और पीछे से फैंग युआन पर पिंसर अटैक करेंगे। फेरी जी वे की निगाहें तेज हो गई। पहले प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन समय की नदी की निगरानी कर रहा था, जबकि एटर्नल यॉट हर जगह रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंस की तलाश में घूम रहा था। अभी एटर्नल यॉट पहले से हाई फेरी जी वे के कमांड पर तेजी से आ रहा था। फोर्स सुंजी को भी जल्दी हाई फेरी जी वे का कमांड मिल गया। हमें मूव करना होगा। फैंग युआन की स्पीड और डायरेक्शन के हिसाब से वो जल्द हाई प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की डिटेक्शन रंगे से बाहर निकल जाएगा। हम पहले हमला करके फैंग युआन को डिले करेंगे, यूसेस एरिया में खींच कर लाएंगे। फिर एटर्नल यॉट पीछे से अन पर स्नीक अटैक करेगा। चलो। फोर्स जंजी ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को कंट्रोल करके समय की नदी में लहरें उठाने लगे। पानी की लहरें मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप की तरफ बढ़ने लगी, जैसे नगिनत सिपाही हों। आखिरकार उन्होंने मूव किया। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के अंदर एक वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल ने धीरे से और उत्साह से कहा। फैंग युआन ने जानबूझकर प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के पास खुद को जाहिर किया था ताकि उन्हें हमला करने के लिए उकसा सके। लॉर्ड सेक्ट लीडर कितने शरारती हैं, उन्होंने साफ साफ प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को पहले हाई डिस्कवर कर लिया था, लेकिन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे नहीं किया। दुश्मन जाल में फंस गया। लेडी व्हाइट रैबिट की लंबी पलकें फड़फड़ाई, उसकी एड़ी चमकते क्रिस्टल्स की तरह चमक रही थी। उसने एक और चालबाज मूव सीख लिया था। फैंग युआन ने हल्की सांस ली। उसकी भुएं थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने नदी में अनोमाली महसूस की। उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव फोर्स जंजी ने साफ देख लिया। फैंग युआन ने कुछ डिस्कवर कर लिया। वो इस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस को हमारी तरफ मूव कर रहा है। रिलैक्स, हम उससे बहुत दूर हैं। इतनी तेज। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप की स्पीड ने फोर्स सुंजी को बहुत चौंका दिया। पिछले ही पाल तक वो शांत और आराम से थे, लेकिन अभी उनका एक्सप्रेशन बदल गया। उनके दिमाग और जिस्म हिल गए। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप एक सॉर्टफिश की तरह लहरों को चीरता हुआ प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की तरफ बेहद तेजी से बढ़ रहा था। इंटेंसिटी बढ़ाओ, फोर्स सुंजी में से सबसे बड़े शैंग जंजी ने चिल्लाकर कहा। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन से चमकदार रोशनी निकली। दर्जनों फीट ऊंची लहरें एक सुनामी की तरह मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को डुबो गईं। बूम बूम बूम। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप एक सिल्वर सफेद रोशनी में ढाका हुआ था। हर बार जब लहरें उससे टकराती, उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती, एक ऐसी तलवार की तरह आगे बढ़ता जिसका कोई मुकाबला ना हो। फोर्स सुंजी के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी एड़ी में डर दिख रहा था। फैंग युआन का चार्ज बहुत तेज और बहुत जबरदस्त था। उन्हें अब बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी। जॉन्ग जंजी ने चिल्लाया, जल्दी वो मूव इस्तेमाल करो। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के आसपास की रोशनी और तेज हो गई। ये एक विशाल रोशनी के स्तंभ जैसा था जो आसमान की तरफ जा रहा था। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के असर में मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के आसपास का पानी अजीब तरह से बदल गया। पलक झपकते ही एक विशाल वर्लपूल में बदल गया। वर्लपूल तेजी से घूम रहा था और बड़ी मुश्किल से मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को रोक पाया। फोर्स जंजी ने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार हमने इसे रोक लिया। यह इमॉर्टल गू हाउस बहुत तेज है। इसने इतना बड़ा डिस्टेंस सिर्फ कुछ सांस के वक्त में पार कर लिया, लेकिन अब यह हमारे जाल में फंस चुका है। चलो पता लगाते हैं कि इसकी एबिलिटीज क्या हैं। वर्लपूल और भी तेजी से घूमने लगा। लहरें बदली,
आरी के दांतों सॉटीथ के शेप में बदल गईं। अनगिनत आरी के दांत मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के चारों तरफ घूमने लगे, मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को काटने और चीरने लगे। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप व्हर्लपूल के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन फैंग युआन का चेहरा ठंडा और बेपरवाह था। जन गोजी ने डर भरा एक्सप्रेशन दिखाया। इतना मजबूत इमॉर्टल गू हाउस सॉटूथ व्हर्लपूल असल में उसकी डिफेंसिव लाइट को तोड़ ही नहीं पा रहा है। शिया जंजी ने जन गोजी के कंधे पर थपकी दी और समझाया, रिलैक्स, अभी तो 10 सांस का वक्त भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर और काटने और चीरने के बाद ये जरूर टूट जाएगा। भले ही उसने ये कहा, लेकिन फोर जंजी अंदर ही अंदर हैरान थे। वो इस सॉटूथ व्हर्लपूल किलर मूव की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। यह मूव प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मेथड था। आम गू इमॉर्टल्स पलक झपकते ही टुकड़ों में कट जाते, यहां तक कि फोर सुंजी भी 3 सांस तक नहीं टिक पाते। यहां तक कि प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन भी अगर व्हर्लपूल में घुस जाता तो अनस्टेबल हो जाता और उसके बहुत सारे गू वॉर्म्स तुरंत मर जाते। लेकिन मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप बिल्कुल सही सलामत था और ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी ठीक था। फोर जंजी ने महसूस किया कि उनकी पीठ पर ठंडक सी दौड़ गई है। आखिरकार ये एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस है। अटर्नल यॉट अभी कहां पहुंचा है? नहीं, सिचुएशन खराब है। जन गोजी अचानक चिल्लाया। दूसरे 3 सुंजी ने जल्दी से आगे देखा। उन्होंने देखा कि मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के आसपास का पानी तेजी से बदल रहा है। ओरिजिनल सॉटूथ व्हर्लपूल एक सिल्वर सफेद रंग में चमकती हुई तेज धार में बदल गया। तेज धार मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के नीचे चली गई और कुछ हाई सेकंड्स में 10 गुना से ज्यादा बड़ी हो गई। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के पास नदी के पानी को कंट्रोल करने के मेथड्स हैं, तो हमारे मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के पास क्यों नहीं होंगे? वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स जहाज के अंदर जोर से हंसे। खत्म करो, फैंग युआन ने एक बेपरवाह कमांड दिया। बूम! जैसे एक तूफानी झरने या अचानक आई बात की तरह मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के चारों तरफ की तेज धार आगे बढ़ते हुए बढ़ गई और फैल गई। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को तेज धार ने आगे धकेल दिया, टूटे हुए सॉटूथ व्हर्लपूल को आसानी से तोड़ते हुए और फोर सुंजी की तरफ बढ़ते हुए जोश के साथ चार्ज किया। फोर जंजी ने ठंडी सांस ली। जिस सॉटूथ व्हर्लपूल पर उन्होंने अपनी उम्मीदें टिका रखी थीं, उसने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को सिर्फ 50 सांस से भी कम वक्त के लिए रोका था। चैप्टर 1806 जी वे भी बस, वो आ रहा है। रोको इसे। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की पावर को मैक्सिमम कर दो। परेशान ख्यालों के साथ फोर जंजी ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को उसकी हद तक इस्तेमाल किया। पवेलियन में लगी स्क्रीन से घना धुआं निकलने लगा और जो रोशनी का स्तंभ निकला था वो लगभग ठोस हो गया था। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के करीब आ गया। ठोक दो इसे। फैंग युआन ने तंज कसा। नाव के अगले हिस्से पर गुरूर से खड़ा था। लेकिन अगले हाई पैल प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप की चार्ज करने की रफ्तार को तेजी से धीमा कर दिया। किलर मूव, स्लो डाउन। फैंग युआन इस मूव से वाकिफ था। उसके कमांड पर मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के चारों तरफ की सिल्वर रोशनी अचानक से कंसंट्रेट हो गई। स्वूश! एक हल्की सी आवाज के साथ प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन का किलर मूव टूट गया। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप की स्पीड वापस आ गई और वो प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन से जा टकराया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन डिफेंस में एक्सपर्ट नहीं था। फैंग युआन ने यूज पहले अकेले ही तबाह कर दिया था और अब वो ज्यादा मजबूत और तेज मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप से टकराया और तुरंत बिखर गया। पवेलियन की छत हवा में उड़ गई, खंभे टूट गए, स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए, पवेलियन का बेस टुकड़ों में बदल गया। फोर जंजी ने ढेर सारा खून थूका और समय की नदी में गिर पड़े। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की सुरक्षा के बिना फोर जंजी ने फैंग युआन का मुकाबला करने की काबिलियत खो दी। कुछ ही देर में वो सब फैंग युआन के हाथों मारे गए। वो रैंक 7 पर द और ल्यू हाउ की तरह हेवनली कोड ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए उनके पास अभी भी अपने इमॉर्टल एपेचेस थे। उनके इमॉर्टल गू, हालांकि, सभी फट गए। फैंग युआन ने अभी उनकी लाशें और बिखरे हुए इमॉर्टल गू जमा हाई किए द की एटर्नल यॉट आ पहुंचा। रैंक 8 गू इमॉर्टल किंग ये एटर्नल यॉट पर खड़ा था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के डेक पर फोर सुंजी की लाशें देखी। फैंग युआन, तू राक्षस है, मैं तुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकवाऊंगा। फैंग युआन मुड़ा और मुस्कुराया। लो, एक और आ गया मरने। कोई बातचीत नहीं हुई। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के नीचे की तेज धार बढ़ी और एटर्नल यॉट की तरफ लपकी। उसके हिंसा भरे और तेज मूवमेंट ने तुरंत एटर्नल यॉट में मौजूद गू इमॉर्टल्स के बीच खलबली मचा दी। किंग ये के माथे पर नसें उभार आई थी। उसने उस रगड़ा लेकिन फिर भी एक समझदारी भरा कमांड दिया। हम इससे बचेंगे। इस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस से सीधे सीधे मत लड़ो।
फोर्जनजी मर चुके थे लेकिन लड़ाई की डिटेल्स पहले ही भेजे दी गई थी। फेरी जी वेई और किंग ये को मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। लेकिन क्या इटर्नल यॉट के लिए बचना आसान होगा? मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप की स्पीड बढ़ गई, उसने अपनी पहले दिखाई हुई लिमिट्स को तोड़ दिया। भले हाई इस इमॉर्टल गू हाउस को वशिप कहा जाता था, इसका शेप एक नाव जैसा था। अब ये एक सिल्वर कॉमेट की तरह मूव कर रहा था, समय की नदी के साथ तेजी से सर्फ करते हुए। इटर्नल यॉट का फॉर्म एक मल्टी स्टोरीड जहाज जैसा था। यह मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप से काफी बड़ा था, लेकिन तेज नहीं था। वो कैसे बच पाता? बूम! एक जोर की आवाज के साथ इटर्नल यॉट हिल गया और उसके अगले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया जहां से अंदर का साफ दिख रहा था। फैंग युआन के मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप ने सीधे इटर्नल यॉट को चीर दिया था। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इटर्नल यॉट का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मेथड एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन वो एक हमला तक नहीं रोक पाया। सच इतना भयानक था कि किंग ये की ईर्ख फटी की फटी रह गई। लॉर्ड, वो कमबख्त फैंग युआन फिर से चार्ज कर रहा है। इटर्नल यॉट के अंदर के गू इमॉर्टल्स ने डर से चिल्लाया। उन्होंने अभी बोलना ही शुरू किया था कि मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप ने इटर्नल यॉट से फिर टक्कर मारी। इटर्नल यॉट जोर से हिला, किंग ये का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गया। उसका लड़ाई का जज्बा डगमगा रहा था, वो इसे कैसे हरा सकता था? इटर्नल यॉट के गू वॉर्म्स को भारी नुकसान हुआ, कुछ और टक्करों के बाद पूरी जगह सीधे कॉलेप्स हो जाएगी। बहुत से गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पड़ गए थे और पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था। खुशकिस्मती से उन्होंने इस वक्त किंग ये का कमांड सुना, पीछे हटो। इटर्नल यॉट मुड़ा और तुरंत पीछे हट गया। बच पाओगे? फैंग युआन ठंड से मुस्कुराया। बूम बूम बूम! मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप बार बार इटर्नल यॉट से टकराता रहा। इटर्नल यॉट ने अपने किलर मूव से जवाबी हमला किया, लेकिन फैंग युआन ने पहले से ही रोकने के तरीके तैयार कर रखे थे। अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। जब तक हेवनली कोर्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, फैंग युआन हाई आखिरी जीतने वाला होगा। इस लड़ाई का नतीजा शुरू से ही तय था। इसलिए जब इटर्नल यॉट तबाह हो गया और किंग ये समय की नदी में गिर गया, फैंग युआन की तरफ किसी को हैरानी नहीं हुई। मारो इसे! फैंग युआन के कमांड की जरूरत के बिना वशिप के अंदर के बहुत से गू इमॉर्टल्स ने एक साथ चिल्लाया। मारने का इरादा बढ़ गया। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप नदी में डूब गया और एक खूंखार शार्क की तरह किंग ये पर झपटा। किंग ये ने अपनी पूरी ताकत डिफेंसिव मेथड्स एक्टिवेट करने में लगा दी, लेकिन एक डार्क पाथ गू इमॉर्टल होने के नाते वो समय की नदी में बहुत दबा हुआ था। बूम! मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप ने सीधे डार्क शील्ड को तबाह कर दिया और उस हवा में उड़ा दिया। किंग ये ने बहुत सारा खून थूका और तेज दर्द सहते हुए सरफेस पर जाने की कोशिश की। नदी की सतह उसकी नजरों के सामने ही थी जब उसने एक भयानक डिस्कवरी की। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बूम! एक और जोर की आवाज हुई। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप ने सीधे अपने बेस से किंग ये के सर पर वार किया। किंग ये की खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा अंदर धंस गया। जबरदस्त ताकत उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसकी रीढ़ की हड्डी, पसलियों और दूसरे हिस्सों को तोड़ते हुए। गर्गल गर्गल! समय की नदी का ढेर सारा पानी उसके मुंह से अंदर चला गया। जबरदस्त टक्कर ने उस एक बॉल की तरह नदी की गहराइयों में पटक दिया। अभी भी जिंदा है? बिंग युआन किंग ये की जिद्दी जीवन शक्ति पर हैरान था। तो फिर हमें बस दोबारा करना होगा। रॉकमैन ट्राइब के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की उल्क खून से लाल थी और उनमें मारने का इरादा था। दुश्मन के कमजोर होने का फायदा उठाते हुए मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप एक कातिल की तरह था जो एक जानलेवा पीछा कर रहा था। बूम! तीसरी टक्कर के साथ किंग ये एक बार फिर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके दाएं कंधे से लेकर सीने तक उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा कीमा बन चुका था और उसके ऑर्गन्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे। किंग ये ने सख्ती से मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को घूरा। वो संघर्ष करना चाहता था लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। आखिरकार उसने अपनी जान गंवा दी, एक तैरती हुई लाश बनकर। वो मर गया, वो सच में मर गया। ये एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था। हमने सच में उस मार डाला। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स खुशी से झूम उठे, यहां तक कि बाइनिंग बिंग, ही लूलन और बाकी सब भी साफ तौर पर प्रभावित थे। फेरी मियाओ यिन और लेडी व्हाइट रैबिट भी बहुत एक्साइटेड थे। एक रैंक 8 गू इमॉर्टल को मारने जैसा बैटल मेरिट बहुत हाई रेयर था। बहुत सारे बाहरी प्रभावों का इस्तेमाल करने के बावजूद ये बैटल मेरिट उनके लिए पूरी जिंदगी इस पर गर्व करने के लिए काफी था। फैंग युआन ने किंग ये की लाश जमा की। अफसोस की बात यह थी कि उसकी आत्मा पहले ही बिखर चुकी थी। ये किंग ये काफी तगड़ा बंदा था, आखिर में उसने अपनी सोल खुद ही डिस्ट्रॉय कर दी।
लेकिन ये फिजिकल बॉडी भी एक बेहतरीन इमॉर्टल मटेरियल है और ये मुझे फैंटम पाथ रिसर्च करने में मदद करेगी। हेवनली कोर्ट ने फैंटम पाथ की सबसे ऊंची गहराइयों को समझ लिया था। ठीक इसी वजह से हेवनली कोर्ट के मेंबर्स द्वारा अपने इमॉर्टल एपर्चर का योगदान देने के बाद वो एक फैंटम एपर्चर हासिल कर सकते थे और हेवनली कोर्ट छोड़कर बाहर लड़ने जा सकते थे। जब कोई हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल मारता तो फैंटम एपर्चर गू वॉर्म्स के साथ अपने आप ही गायब हो जाता, यहां तक कि डाउ मार्क्स भी गायब हो जाते। शॉर्ट में, अगर कोई हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल से जीत भी जाता तो उस बहुत कम फायदा मिलता। लेकिन लंग या ब्लेस्ड लैंड को एनेक्स करने के बाद लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को बताया था कि हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स की लाशें फैंटम पाथ की सुप्रीम गहराई को बरकरार रखती हैं। अगर फैंग युआन इन लाशों से कुछ फैंटम पथ के रहस्य समझ पाता तो वो शायद हेवनली कोर्ट के फैंटम पाथ मेथड को डिकोड कर सकता था और यहां तक कि हेवनली कोर्ट पर पकड़ बना सकता था। भले ही वो हेवनली कोर्ट का कुछ ना कर पाए, फैंग युआन इस फैंटम पाथ मेथड का इस्तेमाल अपने ऊपर कर सकता था। फैंटम एपर्चर मेथड के साथ फैंग युआन यिंगवुजी और बाकियों को और भी सख्ती से कंट्रोल कर सकता था। ये वफादारी सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा हथियार था। मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप ने बैटलफील्ड को साफ करना जारी रखा। फैंग युआन की तरफ खुशी का माहौल था, उनकी लंबी ट्रेनिंग आखिरकार रंग ला रही थी। इस लड़ाई में उन्होंने डू इमॉर्टल गू हाउसेज और 10 से ज्यादा गू इमॉर्टल्स को तबाह कर दिया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन में 4 जंजीद जबकि एटर्नल यॉट में और भी ज्यादा गू इमॉर्टल्स थे। इमॉर्टल गू हाउसेज इमॉर्टल फॉर्मेशन से डेवलप किए गए थे। उन्हें फ्लेक्सिबल और कॉम्प्रहेंसिव बनाने के लिए बहुत से गू इमॉर्टल्स द्वारा मिलकर कंट्रोल करने की जरूरत होती थी। कुछ इमॉर्टल गू हाउसेज में गू इमॉर्टल्स की संख्या पर बहुत सख्त जरूरतें होती थी, ना एक ज्यादा हो सकता था ना एक कम। बहुत कम इमॉर्टल गू हाउसेज को सिर्फ एक आदमी कंट्रोल कर सकता था। इन गू इमॉर्टल्स में से कोई भी अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाया। अन सबको इकट्ठा किया गया, लाशों को एक तरफ रखा गया और उनकी आत्माओं को दबा दिया गया। लड़ाई खत्म हो गई लेकिन फैंग युआन को जाने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो नदी के आसपास घूमने लगा, ये देखने के लिए कि हेवनली कोर्ट से कोई रिइंफोर्समेंट्स आएंगे या नहीं। लेडी व्हाइट रैबिट, बिंग युआन, शीजोंग और दूसरे गू इमॉर्टल्स ने डिस्कस किया। वो अभी भी एक्साइटेड थी और उनकी चर्चा का विषय ZYA डटार रैंक 8 गू इमॉर्टल किंग ये पर केंद्रित था। वैसे किंग ये काफी बदकिस्मत था। अटर्नल यॉट तबाह हो गया और वो समय की नदी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। उसके लिए अपनी स्किल्स का 20 से 30% भी दिखा पाना काफी कमाल की बात थी। ये वो इलाका था जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम पाथ डाउ मार्क्स थे। इसी वजह से यहां टाइम पाथ मेथड्स इस्तेमाल करना बेहद आसान था और उनकी ताकत भी बढ़ जाती थी। लेकिन दूसरे मेथड्स जैसे ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील और इस तरह के दूसरे मेथड्स बहुत ज्यादा दब गए थे। हेवनली कोर्ट फेरी जीवे का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी निगाहें कुछ हद तक हैरान थी। यूज लड़ाई की ताज़ा जानकारी मिली थी। फैंग युआन ने रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल किया और प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन और एटर्नल यॉट दोनों को तबाह कर दिया, यहां तक कि किंग ये भी मारा गया। फेरी जी वेई को गहरा अविश्वास महसूस हुआ। वो अभी भी कमांड देने की प्लानिंग कर रही थी। भले ही वो फैंग युआन को मार ना पाए, कम से कम यूज भगा तो सकते थे। लेकिन जिन दो सबसे बड़े लड़ाई के स्रोतों पर वो निर्भर थी, वो इतनी जल्दी खत्म हो गए। ये लड़ाई बहुत जल्दी डिसाइड हो गई। इसका कोई मतलब नहीं बनता। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन और एटर्नल यॉट भले ही सिर्फ रैंक 7 पर द, लेकिन वो दोनों अपने जैसे लोगों में बेहतरीन थे। उनका स्ट्रक्चर बहुत ही होशियारी से बनाया गया था और उनके पास बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव मेथड्स थे। अगर ऐसा ना होता तो फेरी जीवे ने फैंग युआन को घेरने के लिए डू इमॉर्टल गू हाउसेस को मोबिलाइज नहीं किया होता। तो प्रॉब्लम क्या थी? लड़ाई की इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने पर फैंग युआन का रहस्यमय इमॉर्टल गू हाउस भले हाई रैंक 8 का हो, लेकिन उसके मेथड्स लिमिटेड हैं। समय की नदी के पानी को कंट्रोल करके अपनी स्पीड बढ़ाने के अलावा उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू फिजिकल टफनेस थी। मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के लड़ने के तरीके को एक शब्द में बयान किया जा सकता है, टक्कर। अगर 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो जोर की टक्कर। अगर 3 शब्द तो तेजी से टक्कर। ये लड़ाई की रणनीति साफ तौर पर बेहद सीधी और सरल थी, लेकिन ये कामयाब क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि लड़ाई के दौरान प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन और एटर्नल यॉट के मेथड्स, खासकर डिफेंसिव मेजर्स, फैंग युआन द्वारा तुरंत तबाह कर दिए गए। फेरी जी वे अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। वो बैठी नहीं रह सकी। उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक पतली परत आ गई थी। लगता है फैंग युआन सच में रीबॉर्न हुआ है। उसको प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन और एटर्नल यॉट की बेहद गहरी समझ है
उसने उनके किलर मूव्स के खिलाफ सबसे असरदार तरीके भी तैयार किए थे। इसलिए वो कमजोर दिखे और ऐसा लगा जैसे उनके पास जवाबी हमला करने की ताकत भी नहीं थी। जैसा कि फैंग युआन ने उम्मीद की थी, फेरी जीवे, जिसके मन में पहले से ही गहरे शक द एब्यूस यकीन हो गया था कि फैंग युआन रिबॉर्न हुआ है। हम क्या करें? फैंग युआन के पास अब एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस है और वो समय की नदी में घूम सकता है, जबकि मेरी तरफ के 3 इमॉर्टल गू हाउसेज अभी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हैं। क्या मुझे कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए? क्योंकि वो रिबॉर्न हुआ है, वो शायद इन 3 इमॉर्टल गू हाउसेज से भी वाकिफ होगा। अगर मेन कंस्ट्रक्शन रोक दूं और दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेज पर स्विच करूं, तो क्या बहुत देर हो जाएगी? फैंग युआन जरूर समय की नदी में रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंसेस ढूंढने के लिए घुसा है। अगर वो कामयाब हो गया तो ये बहुत बुरा होगा। नतीजे लंग या ब्लेस्ड लैंड में हार से भी कहीं ज्यादा बुरे होंगे। अस्पैल, हमेशा सबसे आगे सोचने वाली फेरी जी वेई को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। चैप्टर 1807 आमराय फैंग युआन और बाकी लोग समय की नदी की एक सहायक नदी के जरिए सदर्न बॉर्डर वापस आ गए। भले हाई इमॉर्टल्स की हालत बेहतरीन थी और जोश हाई था, फिर भी लड़ाई के बाद आराम करना और खुद को फिर से ऑर्गेनाइज करना जरूरी था। इस बार का फायदा काफी अच्छा है। फैंग युआन ने लाशों का मुआयना किया। रैंक 8 गू इमॉर्टल किंग ये के अलावा सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इन रैंक 7 गू इमॉर्टल्स में से ZY एडिटर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्स से उनके पास हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने की योग्यता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने इमॉर्टल एपेचेस कंट्रीब्यूट नहीं किए थे। ज्यादातर गू वॉर्म्स तबाह हो गए थे, लेकिन ये इमॉर्टल एपेचेस अभी भी थे। डू इमॉर्टल गू हाउसेस के तबाह होने के बाद एक या डू इमॉर्टल गू भी किस्मत से बच गए थे। आने वाले समय में फैंग युआन को इन इमॉर्टल एपेचेस की जांच करनी होगी और देखना होगा कि कोई इशू है या नहीं। अगर कोई इशू नहीं हुआ तो वो उन्हें अनेक्स कर लेगा। नेचुरली, इमॉर्टल एपेचेस का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसे फैंग युआन अटेनमेंट लेवल्स की कमी के कारण एनेक्स नहीं कर सकता था। असल में सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल कैदियों में से भी एक हिस्सा ऐसे लोगों का था। ये लड़ाई की जीत तो बस एक बोनस है। इस लड़ाई की असली कीमत यह है कि मैंने अपनी पैसिव सिचुएशन से पल्ला झाड़ लिया है। अब मेन हेवनली कोर्ट से लड़ने की पहल कर रहा हूं। फैंग युआन ने इस लड़ाई का वक्त अच्छी तरह से पकड़ा था। अगर वो पहले लड़ता तो उसके पास इमॉर्टल गू हाउस मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप नहीं होता और उस अपनी रैंक 8 कल्टिवेशन एक्सपोज करनी पड़ती। ये ठीक नहीं था, क्योंकि एक बार उसकी रैंक 8 कल्टिवेशन एक्सपोज हो जाती, हेवनली कोर्ट को पता चल जाता कि फैंग युआन ने ट्रिब्यूलेशन नहीं झेला है, और इस तरह सॉवरन इमॉर्टल एपेचर का राज भी खुल जाता। अगर वो इस लड़ाई को डिले करता तो हेवनली कोर्ट के पास सिर्फ ये डू इमॉर्टल गू हाउसेज नहीं होते। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने 4 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेज का सामना किया था। अटर्नल यॉट और प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को तबाह करके हेवनली कोर्ट एक बहुत हाई पैसिव स्टेट में आ गया था। हेवनली कोर्ट को डर था कि फैंग युआन रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंसेस हासिल कर लेगा, इसलिए वो जरूर समय की नदी में रीइंफोर्समेंट्स भेजेंगे ताकि फैंग युआन को रोक सकें। लॉर्ड हुआंगशी के गुजर जाने के बाद हेवनली कोर्ट में टाइम पाथ के रैंक 8 एक्सपर्ट्स की कमी थी, इसलिए उन्हें किंग ये और टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेस से काम चलाना पड़ा। इस तरह ये फैंग युआन को हमला करने का एक और मौका देगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे फैंग युआन ने एटर्नल यॉट और प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को तबाह किया था। लेकिन भले हाई हेवनली कोर्ट ये जानता हो, वो फैंग युआन को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। पिछली लाइफ में हेवनली कोर्ट ने समय की नदी को एक किले की तरह प्रोटेक्ट किया था, लेकिन इस लाइफ में ही समय की नदी अब एक ऐसी जगह बन गई है जिसे हेवनली कोर्ट को बचाना ही होगा। ये मेरे लिए हेवनली कोर्ट को कमजोर करने और उनका खून बहाने का सबसे अच्छा बैटलफील्ड भी है। फैंग युआन हेवनली कोर्ट के रिस्पॉन्स के बारे में लगभग श्योर था। जैसे हेवनली कोर्ट के पास फेट गू होने का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था, जो चारों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हेवनली कोर्ट पर हमला करने के लिए एक लंबा अभियान चलने पर मजबूर करता था। फैंग युआन रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंस के धुएं पर निर्भर था ताकि हेवनली कोर्ट को समय की नदी में रीइंफोर्समेंट्स भेजने पर मजबूर कर सके। बस इतना है कि मेरे रिबर्थ का सीक्रेट अब और छिपा नहीं रह सकता। लैंग या की लड़ाई में फेरी जी वेई को पहले से ही शक हो गया था, और इस दौरान फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को पकड़ा और समय की नदी में भी कत्ल-ए-आम शुरू कर दिया। अगर फेरी जी वेई अब भी सुरे नहीं थी कि फैंग युआन रिबॉर्न हुआ है, तो वो फेरी जी वेई नहीं होती। फैंग युआन कभी भी फेरी जी वेई को कम नहीं आंकता, वो उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अक्सर जो आपको सबसे ज्यादा समझता है वो आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन होता है।
और सच में कुछ दिनों बाद फेरी जीवे ने ट्रेजर येलो हेवन में ये खबर फैला दी कि फैंग युआन रिबॉर्न हुआ है और उसके पास एक रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस है। ये खबर आते ही हर तरफ फैल गई। फैंग युआन का प्रभाव एक लेवल और ऊपर चला गया और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कितना टाइम हुआ है? फैंग युआन पहले से ही एक डिमोनिक पद का ओवरलॉर्ड बन गया है, एक ऐसा इंसान जो डिमोनिक पद का एक बड़ा स्तंभ है। फैंग युआन के पास पहले से हाई वो रिवर्स फ्लो रिवर किलर मूव है और वो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, एक ऐसी पोजीशन में है जिसे भेदना नामुमकिन है। ए फ्लैट, उसके पास एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस भी है। क्या ये बहुत तेज नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है जैसे ये इमॉर्टल गू हाउस जमीन से कहीं से भी निकल आया हो। क्योंकि वो रिबॉर्न हुआ है, इस इमॉर्टल गू हाउस का आना अचानक नहीं माना जा सकता। मत भूलो कि उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को एनेक्स किया है जिसकी नींव बहुत गहरी है। डिस्कशंस में नेचुरली हेवनली कोर्ट भी शामिल था। हेवनली कोर्ट काफी कमजोर लग रही है, उनके पास फैंग युआन के खिलाफ कोई असरदार तरीका नहीं है। शक्तिशाली हेवनली कोर्ट बार बार हारी, इसलिए उन्होंने फैंग युआन की डिटेल्स पब्लिक कर दी। ऐसा नहीं है कि हेवनली कोर्ट कमजोर है, लेकिन उनके पास फैंग युआन से निपटने का कोई तरीका नहीं है। आमतौर पर एक रैंक 8 डिमोनिक इमॉर्टल भी फैंग युआन जितना हाई प्रोफाइल नहीं होता। सही बात है, डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स हमेशा अकेले रहे हैं। अगर वो राइचस पाथ को आक्रामक करते हैं या उकसाते हैं तो बहुत सी फोर्सेस मिलकर काम करेंगी, इन्फॉर्मेशन पाथ का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन जमा करेंगी, विजडम पाथ से उनकी पोजीशन का पता लगाएंगी और उनका शिकार करेंगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे साउदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स ने फैंग युआन का पीछा किया था। लेकिन फैंग युआन, वो असल में हेवनली कोर्ट के डिडक्शन से बच सकता है। उसके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल भी है जिससे वो जहां चाहे वहां जा सकता है और उस पकड़ना मुश्किल है। उसका फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट भी बेहद हाई है, वो फॉर्मेशंस के एम्बुश को देख सकता है। उसने सदर्न बॉर्डर की पीछा करने वाली टीम को एम्बुश करने और पकड़ने के लिए एक टाइम पाथ फॉर्मेशन तक इस्तेमाल किया। उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को भी एनेक्स कर लिया। उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल कम से कम ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल का है। चर्चाएं और भी गहरी हो गईं और गू इमॉर्टल्स ने हैरानी से पाया कि फैंग युआन कितना वर्सेटाइल था। उसने इतने सारे पाथ्स कल्टिवेट किए, ऐसी भयानक प्रतिभा ने दुनिया को हैरान कर दिया। ए फ्लैट में समझा, वो एक दानव है। बहुत से लोगों ने गहरी सांस ली। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स, यहां तक कि रैंक 8s, मूल रूप से एक हाई पाथ कल्टिवेट करते थे। फैंग युआन की तरह इतने सारे पाथ्स कौन कल्टिवेट कर सकता था? मल्टीपल पाथ्स कल्टिवेट करने से उनका समय, एनर्जी और रिसोर्सेस बंट जाते और गू इमॉर्टल्स अक्सर आखिर में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। सच तो यह है कि फैंग युआन ने भी एक ही पथ में स्पेशलाइज करने का सोचा था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इससे पहले वो अकेले लड़ता था और हमेशा अपने दुश्मनों के दबाव में रहता था। क्या वो विजडम पाथ कल्टिवेट किए बिना काम चला सकता था? क्या उसकी लड़ाई की ताकत बढ़ती अगर वो सोल पाथ कल्टिवेट ना करता? क्या वो सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को फॉर्मेशन पाथ के बिना पकड़ सकता था? हम ये नहीं कह सकते। भले हाई फैंग युआन की योग्यता कम होती, जब तक वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा के साथ लगातार रीबर्थ करता रहता, वो समय का इस्तेमाल करके अलग अलग नींव इकट्ठा कर सकता था। सही है, स्प्रिंग ऑटम सकाडा के साथ, भले ही वो फेल हो, उसके पास अनगिनत बार रीबर्थ करने का मौका है। फेलियर्स का अनुभव फिर भी जमा होता रहेगा, एक बेवकूफ भी इतनी बार फेल होने के बाद कामयाब हो जाएगा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा, ये सच में रेड लोटस डेमन वेनरेबल के वाइटल गू के लायक है। इसकी शक्ति इतनी कमाल की है। लिस्ट ऑफ मिस्टिकल गू में स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रैंकिंग और भी ऊपर की जानी चाहिए। ऐसे मिस्टिकल गू की करंट रैंकिंग बहुत कम है। फैंग युआन की वजह से स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रैंकिंग सच में बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमें स्प्रिंग ऑटम सकाडा को ओवरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आखिरकार ये सिर्फ एक गू वर्म है, इसे रोकने के बहुत से तरीके हैं। एक बड़ी हद तक फैंग युआन के इतने कमाल के होने का कारण यह है कि वो एक अदरवर्ल्डली डेमन है। बिल्कुल, एक अदरवर्ल्डली डेमन और स्प्रिंग ऑटम सकाडा का कॉम्बिनेशन सच में बहुत परफेक्ट है। एक अदरवर्ल्डली डेमन के अलावा दूसरों के लिए स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा बदलना बहुत मुश्किल होगा। फैंग युआन ने डिस्कशंस को देखा और ध्यान से सोचने के बाद उसने फौरन समय की नदी में हुई लड़ाई का वीडियो ट्रेजर येलो हेवन में फैला दिया। उसने एक स्पीच भी पोस्ट किया, हेवनली कोर्ट, मेरा जवाबी हमला अभी शुरू हुआ है। इंतजार करो जब तक मैं समय की नदी में रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर लेता, मैं तुम्हारे फेट गू को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। पिछली लाइफ में
तुमने फेट गू को सफलतापूर्वक रिस्टोर कर लिया था, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नींव की गहराई मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। बाकी चारों रीजन्स में सिचुएशन को समझने वाले बहुत कम लोग, बहुत से रैंक 8 एक्सपर्ट्स तो तुमने चुपके से काबू में कर रखे थे, और भी बहुत से गू इमॉर्टल्स जो भोलेपन में जी रहे थे, फेट गू के जानलेवा खतरे से अनजान थे। तुम सब बस इंतजार करो। यह स्पीच पोस्ट होते ही पांचों रीजन्स की गू इमॉर्टल दुनिया में कुछ देर के लिए शांति छा गई। थोड़ी देर बाद आमराय एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और बात की तरह बह निकली। हे भगवान, फैंग युआन सीधे हेवनली कोर्ट को यूके ऐसे रहा है। कितने साल हो गए ऐसा कुछ हुए? साल? पूरे इतिहास में भी ऐसे मामले सिर्फ कुछ ही बार हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, और उससे भी कम लोग हेवनली कोर्ट के लिए खतरा बन सकते हैं। भले हाई फैंग युआन के पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन है, वो पहले से हाई रैंक 8 का मुकाबला कर सकता है। उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को एनेक्स कर लिया है और उसके पास बहुत सारे वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल सबॉर्डिनेट्स हैं और एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस भी। और भी भयानक बात यह है कि उसके पास रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंस के बारे में सटीक जानकारी लगती है। अगर वो सच में डेमन वेनरेबल का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर लेता है तो भयानक। अगर ये चलता रहा तो फैंग युआन एक नया डेमन वेनरेबल बन जाएगा। आम लोग बेगुनाह हैं, क्या फिर से एक डेमन वेनरेबल तबाही मचाने वाला है? हम फैंग युआन से हल्के में दुश्मनी नहीं कर सकते। इस वीडियो को ठीक से देखो। हेवनली कोर्ट के डू इमॉर्टल गू हाउसेस के सारे किलर मूव्स फैंग युआन ने तोड़ दिए। फैंग युआन ने साफ तौर पर उन्हें पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस किया था और इस लाइफ में काउंटर मेजर्स ढूंढ लिए। स्प्रिंग ऑटम सकाडा और एक अदरवर्ल्डली डेमन का कॉम्बिनेशन बहुत हाई एंड रीजनेबल है। डिस्कशंस धीरे धीरे डर में बदलने लगी। फैंग युआन से डर। पहले गू इमॉर्टल्स को फैंग युआन से ZYA डिटार होशियारी, नफरत और जलन महसूस होती थी, लेकिन अब डर धीरे धीरे बाकी इमोशंस पर हावी होने लगा था। गू इमॉर्टल्स पहले से ही जानते थे कि फैंग युआन को आसानी से उकसाया नहीं जा सकता, लेकिन अब फैंग युआन को और भी ज्यादा नहीं उकसाया जा सकता था। यहां तक कि हेवनली कोर्ट जैसी विशाल सुपर फोर्स, पांचों रीजन्स की सबसे मजबूत राइचस पाथ फोर्स, फैंग युआन द्वारा बार बार तबाह की गई और उनकी इज्जत को बेरहमी से कुचल दिया गया। अभी भी उनके पास फैंग युआन से निपटने का कोई तरीका नहीं था। सदर्न बॉर्डर, वू क्लैन। वू योंग की निगाहें उदास थी। फैंग युआन, हेवनली कोर्ट, ची क्लैन। ची कु यू का चेहरा पीला पड़ गया था। उस आखिरकार संभावना का एहसास हुआ। गद्दार अभी तक नहीं मिला, शायद ये जानकारी पिछली लाइफ में खुली थी। अगर मैंने पिछली लाइफ में भी फैंग युआन के साथ सौदे किए थे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाई गद्दार हूं? ये सोचते ही ची कु यू खुद हैरान रह गया। वेस्टर्न डेजर्ट, टैंग क्लैन। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और सेकंड सुप्रीम एल्डर एक गुप्त चर्चा में थे। ये दानव फैंग युआन लगातार मजबूत होता जा रहा है। अगर हमारे क्लैन के साथ उसका रिश्ता खुल गया तो हेवनली कोर्ट हमें जरूर खत्म कर देगी। हम पहले हाई फैंग युआन के साथ मिल चुके हैं। फैंग युआन अब इतना मजबूत है कि हम इस कनेक्शन को रोक नहीं सकते। हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर वो सच में भविष्य में एक डेमन वेनरेबल बन जाता है तो ये हमारे टांग क्लैन के लिए बढ़ने का एक बेहतरीन मौका भी होगा। शी क्लैन। शी क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, जो एक गुप्त कमरे में कल्टिवेट कर रहे थे, हंसे। इंटरेस्टिंग। हेवनली कोर्ट चाहती है कि पूरी दुनिया फैंग युआन के खिलाफ हो जाए, जबकि फैंग युआन ने भी हेवनली कोर्ट की कमजोरी और उसके छिपे खतरे को जाहिर किया, ये उम्मीद करते हुए कि चारों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स मिलकर हेवनली कोर्ट पर हमला करेंगे। अभी के लिए उस भूल जाते हैं, मैं अपनी बंद खेती जारी रखूंगा। मेरी कल्टीवेशन में और प्रगति होने के बाद देखते हैं कि दुनिया के हीरोज मेरी तलवार के सामने कैसे पेश आते हैं। चैप्टर 1808 साजिश, डाओ की तलाश, हेवनली कोर्ट, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड। एक अजीब सा बदलाव हो रहा था। आग का एक गोला दिखा। शुरू में वो बहुत छोटा था, लेकिन थोड़ी देर बाद आग तेजी से फैली, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के आसमान को लाल रंग दिया। इस आग ने आसपास को रोशन कर दिया। फेरी जी वेई और हेवनली कोर्ट के दूसरे मेंबर्स का ध्यान खींच लिया। फेरी जी वेई तुरंत इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के प्रवेश द्वार पर पहुंची और देखा कि आग और भी तेज हो गई थी। आग में चांदी की रोशनी के चिन्ह भी थे, जैसे न गिनत हीरे एक लाल पर्दे को सजा रहे हों। आग घुल गई और एक बुजुर्ग गू इमॉर्टल एक बड़ा लाल चोगा पहने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की गहराइयों से बाहर निकला। हीरे जैसी रोशनियां एक साथ जमा हो गईं और यूएस हल्की रोशनी के अंदर एक बूढ़ा आदमी था जो धीरे धीरे एक लकड़ी के व्हीलचेयर पर आगे बढ़ रहा था। फेरी जी वे की इल्क खुशी से चमक उठी। उसने इन दोनों बुजुर्ग गू इमॉर्टल्स को पहचान लिया। वो लाल चोगे वाला बुजुर्ग आदमी ली हुआंग था, एक फायर पथ का महान एक्सपर्ट।
और लकड़ी के व्हीलचेयर पर बैठा बुजुर्ग आदमी गू लियू आर्यू था, एक टाइम पाथ का महान एक्सपर्ट। जूनियर जीवे दोनों सीनियर्स को प्रणाम करती है। फेरी जीवे ने झुककर उनका अभिनंदन किया। गू लियू आर्यू ने बिना कुछ कहे सर हिलाया। वो बीमार की तरह पीला और हड्डियों का ढांचा जैसा पतला था। उसका जीवन अनुभव कठिन रहा था और उसके शरीर का निचला हिस्सा लार्वाग्रस्त था जिसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए उसका स्वभाव ठंडा और अलग थलग था। ली हुआंग बोला, हम बेवजह नहीं जागे हैं। हेवनली कोर्ट को जरूर हमारी ताकत की जरूरत होगी। अभी क्या हालत है? फेरी जी वेई को शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने दोनों को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। फेंग युआन, मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया में ऐसा दानव पैदा होगा। HMPH, युगों युगों से जब भी एक महान युग आने वाला होता है, हमेशा अफरा तफरी और अव्यवस्था होती है। लेकिन ये दानव अपने आतंक में बहुत ही बेरहम है। इसका मूल कारण यह है कि वो रेड लोटस डेमन वेनरेबल द्वारा बोया गया बीज है। ली हुआंग ने ठंड से नाक सिकुड़ी, उसका चेहरा गुस्से और असंतोष से भरा था। गू लियू आर्यू का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था जब उसने कहा, खुशकिस्मती से कुल मिलाकर स्थिति अभी भी हमारे नियंत्रण में है। जब कुछ सालों में फेट गू रिस्टोर हो जाएगा, हेवनली कोर्ट एक अजय स्थिति में होगी। तब तक भले हाईफैंग युआन और मजबूत हो जाए, वो कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। उसने फिर फेरी जी वेई से कहा, तुम एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल हो, तुम्हारा हेवनली कोर्ट का नेतृत्व करना सही है। अगर तुम्हारे पास हम बूढ़े लोगों के लिए कोई काम है तो झिझकने की जरूरत नहीं है। फेरी जी वेई के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। सीनियर्स, आप अभी अभी जागे हैं, आपको पहले आराम करना चाहिए और इमोर्टल गू से खुद को लैस करके अपनी लड़ाई की ताकत वापस हासिल करनी चाहिए। हमने समय की नदी पर नियंत्रण खो दिया है और वर्तमान में बिना लागत की परवाह किए टाइम पाथ इमोर्टल गू हाउसेस का निर्माण कर रहे हैं। हमें समय की नदी में रिवर सप्रेशन लोटस सीलिंग फॉर्मेशन भी बिछाना है। सीनियर्स, अगर आप समय की नदी की रक्षा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। गू लियू आर्यू और ली हुआंग ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि पहला वाला सर हिलाता जबकि दूसरे ने हंसकर कहा, तो ऐसा ही सही। चलो हम इस लिटिल डेमन वेनरेबल से निपटेते हैं। सिर्फ लड़ाई की ताकत के आधार पर ली हुआंग गू लियू आर्यू से ज्यादा मजबूत था, लेकिन फेरी जी वे गू लियू आर्यू के आने से ज्यादा उत्साहित थी। यह टाइम पाथ महान एक्सपर्ट बिल्कुल सही समय पर जागा था, हेवनली कोर्ट की टाइम पाथ के पहलू में कमी को भरते हुए और फेरी जी वेई की तत्काल समस्या को दूर करते हुए। लेकिन फैंग युआन रिबॉर्न हुआ है, क्या वो इन सीनियर्स के जागने के बारे में जानता है? फेरी जी वेई जब फैंग युआन के बारे में सोचती तो फिर से चिंता में पड़ जाती। फैंग युआन रिबर्थ कर सकता था, ऐसे दुश्मन से निपटना बेहद मुश्किल था, ये हमेशा दूसरों को अपने फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर देता। फेरी जी वेई नहीं जानती थी कि पिछली लाइफ में सिर्फ ली हुआंग जागा था। गू लियू आर्यू आखिरी दौर में जागा था जब लॉन्जेविटी हेवन ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था। उस समय गू लियू आर्यू ने ही फैन के साथ एक बराबरी की लड़ाई लड़ी थी। आखिर में वो लियू के अचानक हमले से मारा गया था। फैंग युआन ने जल्दी हमला किया था, एटर्नल यॉट और प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को तबाह कर दिया, किंग ये को भी मार डाला। इस इंक इफेक्ट के कारण गू लियू आर्यू समय से पहले जाग गया। यह रैंक 8 महान एक्सपर्ट समय की नदी जैसे माहौल में फैंग युआन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर, मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट। फैंग युआन की दिव्या चेतना इस दाल पर छा गई। यहां बहुत उपजाऊ गाड़ थी। गाड़ की परत के ऊपर घुटने तक गहरा साफ पानी भी था। ये वो रिसोर्स पॉइंट था जिसे फैंग युआन ने अभी अभी बनाया था। दाल विशाल और अनंत था। हर कुछ किलोमीटर पर एक घर जितना बड़ा यूजेएडी पौधे एक्सट्रीम मास फ्लावर की एक कली देखी जा सकती थी। जब एक्सट्रीम मास फ्लावर खिलता तो वो एक ट्रम्पेट जैसा दिखता था जिसकी पंखुड़ियां जुड़ी होती थी। वो मुख्य रूप से सफेद जिनके कुछ हिस्सों पर हल्का गुलाबी रंग था। एक्सट्रीम मास फ्लावर्स के पिस्टल से सफेद धुंध की लड़ियां धीरे धीरे उठने लगी। एक्सट्रीम मास फ्लावर मिस्ट रिग्रेट गू का भोजन था। रिग्रेट गू को खिलाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसका भोजन स्टोर करना कठिन था। एक्सट्रीम मास फ्लावर मिस्ट ताज़ा होना चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका इमॉर्टल एपर्चर में एक संबंधित रिसोर्स पॉइंट बनाना था। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने ये दाल बनाया था, लेकिन वो रिग्रेट गू हासिल करने के बाद था। इस लाइफ में वो बेहद अमीर था, इसलिए उसने इसे पहले ही बना लिया। भले ही उसने अभी तक रिग्रेट गू हासिल नहीं किया था, ये भविष्य के लिए एक तैयारी थी। जब वो रिग्रेट गू हासिल कर लेगा तो उसके भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फैंग युआन ने यहां तक कि रिग्रेट गू के भोजन की समस्या भी हाल कर ली, जिसे उसने अभी तक हासिल भी नहीं किया था। वो पहले से ही अपने सभी इमॉर्टल गू के लिए आत्मनिर्भर रूप से भोजन प्रदान कर सकता था। कुछ समय पहले
फैंग युआन ने बाशिबा से लूटे गए रैंक 8 इमॉर्टल गू एडिशन के लिए भी एक रिसोर्स पॉइंट बनाया था। उसने मिनी ईस्टर्न सी में एक खास समुद्र क्षेत्र चिन्हित किया, जिसमें उसने पानी की मकड़ियों का एक पूरा नया समूह पेश किया ताकि रैंक 8 इमॉर्टल गू एडिशन के लिए पर्याप्त भोजन उत्पन्न हो सके। नेचुरली, ये पानी की मकड़ियां सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से वसूली गई थी। फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के कैदियों के ZYA डेटार इमॉर्टल एपचेस को पहले ही अनेक्स कर लिया था और उनकी आत्माओं को तब तक खोजा था जब तक कुछ बचा नहीं, लेकिन सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ ये नहीं जानता था और फैंग युआन की वसूली को चुपचाप स्वीकार कर लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हेवनली कोर्ट नहीं जानता था कि रेड लोटस डेमन वेनरेबल द्वारा फैंग युआन के लिए छोड़ा गया ट्रू इनहेरिटेंस में फेट गू को तबाह करने का सीधा तरीका नहीं था, लेकिन वो फिर भी सबसे बुरे के लिए डरते थे और समय की नदी में स्थिति को सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते थे। धरती पर युद्धकाला के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत थी, सबसे ऊंची सेनापति गिरी दुश्मन की योजनाओं को नाश करना है, उसके बाद सबसे अच्छा उन्हीं सहयोगियों से काटना है, उसके बाद क्रम में मैदान में दुश्मन की सेना को नाश करना है, और सबसे खराब नीति किले बैंड शहरों को घेरना है। ये ज्ञान भरी बातें थी। जब लोग जवान होते हैं तो वो सिर्फ लड़ने की परवाह करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो धीरे धीरे समझते हैं लड़ना अपने लक्ष्य तक पहुंचने और लाभ प्राप्त करने का सिर्फ तीसरे दर्जे का तरीका था। एक गहन युद्ध में उच्च जोखिम होता है और लाभ भी निश्चित नहीं होते, अक्सर दोनों पक्षों को नुकसान होता है। इस तरीके का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कोई और विकल्प ना हो। फैंग युआन काम करते समय योजना और साजिश की तरफ ज्यादा झुकता था। वो कोई जाहिल नहीं था, लेकिन जब लड़ने की जरूरत होती तो वो बिना किसी डर या कायरता के अपनी तलवार उठा लेता। नेचुरली, गू मास्टर दुनिया और धरती के बीच एक मूलभूत अंतर था। कल्टीवेशन के जरिए एक व्यक्ति की ताकत एक समूह या संगठन की सामूहिक शक्ति से ज्यादा हो सकती थी। इसलिए स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल जैसा व्यक्ति अस्तित्व में आ सकता था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल किया, मारो 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 मारो, सब कुछ कत्ल कर दो, स्वर्ग को नाश कर दो, धरती को मिटा दो, सर काटेंगे और खून बहेगा। उसने न दुश्मन की योजनाओं का मुकाबला किया न ही उन्हीं सहयोगियों से काटा, लेकिन फिर भी उस सर्वोच्च सफलता मिली। क्यों? क्योंकि उसने अपना डाव कल्टिवेट किया। ये स्वर्ग और धरती के प्रति उसकी समझ थी, ये अपने प्रति उसकी समझ थी। हर व्यक्ति जिसे वो मारता, वो खुद को सुधारने के प्रति उसकी दृढ़ता को और बढ़ाता और स्वर्ग और धरती के प्रति उसकी समझ को गहरा करता। ये दोनों चीजें उसके सोल पाथ अटेनमेंट लेवल के विकास को बढ़ावा देती थी, और उसके अटेनमेंट लेवल में विकास ने उसकी ताकत को बहुत बढ़ा दिया। अगर ये धरती होती और कोई ऐसा करता तो वो मौत मांग रहा होता। फैंग युआन की पिछली लाइफ के 500 सालों में वो 100 साल से ज्यादा का हो चुका था जब उस अचानक इस सिद्धांत का बोध हुआ। तब से उसने सोचना शुरू किया, उसका डाव क्या था, या वो किस तरह का पथ बना सकता था। अभी भी उसके पास इस सवाल का कोई पूर्ण उत्तर नहीं था। तब से 400 से ज्यादा साल बीत चुके थे, वो कई बार रिबॉर्न हुआ था और अभी भी जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके पास सिर्फ एक धुंधली और अस्पष्ट दिशा थी। वो अंधेरे में इधर उधर भटक रहा था, और इस अंधेरे में बहुत सारी कठिनाइयां, खतरे और क्रूर जानवर जो यूज पूरा निगल जाना चाहते थे। फैंग युआन साफ था, इन क्रूर जानवरों में हेवनली कोर्ट वर्तमान में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत था। यूज इस क्रूर जानवर से मुकाबला करने, उसके शिकार से बचने और अपने पथ पर चलते रहने का मौका पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। फैंग युआन और फेरी जी वे दोनों ने बार बार एक दूसरे के बारे में जानकारी खोल दी थी, ये उम्मीद करते हुए कि दूसरे गू इमॉर्टल्स की ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे से निपट सकें। इस लड़ाई में कोई जीतने वाला नहीं था। ये एक शेर और एक बाघ के बीच की लड़ाई जैसी थी। खून की गंध अनगिनत हाइनस को आकर्षित कर रही थी। उसकी शोहरत प्रभावशाली लगती थी, लेकिन अंधेरे में तूफानी धाराएं बह रही थी। बहुत से लोग उससे और स्प्रिंग ऑटम सकाडा से निपटने के तरीके सोच रहे थे। कोई भी ऐसे खतरे की मौजूदगी को पसंद नहीं करता। स्प्रिंग ऑटम सकाडा सर्वशक्तिमान नहीं था, ये सिर्फ एक रैंक 7 गू था और इसे रोकने के बहुत से तरीके थे। यहां तक कि लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास भी स्प्रिंग ऑटम सकाडा को काबू करने के बहुत से तरीके थे। सच तो यह है कि फैंग युआन इस बात पर काफी हैरान था कि हेवनली कोर्ट के पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा के खिलाफ कोई असरदार तरीका नहीं था। लिटिल डेमन वेनरेबल का खिताब अनंत संभावनाएं दिखाता था, लेकिन इसमें गहरा मारने का इरादा छिपा था। ये दुनिया को याद दिला रहा था कि अगर फैंग युआन को नहीं मारा गया और वो एक डेमन वेनरेबल बन गया तो सबके लिए भविष्य अंधकार में होगा। फैंग युआन ने शायद समय की नदी में जीत हासिल कर ली थी और पहल अपने हाथ में ले ली थी।
लेकिन वो साफ था कि यह सिर्फ एक छोटी सी रणनीतिक जीत थी और ये हेवनली कोर्ट की समग्र रणनीति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी। शतरंज के खेल की तरह उसने सिर्फ एक अच्छी चाल चली थी और भले ही वो पैसिव से एक्टिव हो गया था जो जश्न मानने लायक था, हेवनली कोर्ट के पास अभी भी खेल का समग्र नियंत्रण था। और ये हेवनली कोर्ट, जिसके पास अनगिनत सालों का संचय था, वो शतरंज का मोहरा था जिसे प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने 3 मिलियन साल पहले रखा था। हेवनली कोर्ट की नींव के साथ इंक इफेक्ट फिर से दिखना चाहिए और इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में कुछ शक्तिशाली किरदार जाग सकते हैं। सबसे जरूरी चीज अभी भी हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करना है। फैंग युआन जीत के कारण घमंडी नहीं हुआ, उसकी खुशी बहुत कम समय तक रही इससे पहले कि वो फिर से कल्टीवेशन में डूब गया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो हर एक सेकंड का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। सोल कल्टीवेशन सुविधापूर्वक आगे बढ़ रही थी। फैंग युआन की आत्मा स्थिर रूप से 1 डेसिलट सोल से 3 डेसिलट सोल, 5 डेसिलट सोल, 8 डेसिलट सोल और आखिरकार 10 डेसिलट सोल तक पहुंच गई। 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की को पहले ही महारत हासिल करने तक अभ्यास किया जा चुका था। फैंग युआन ने इसे मॉडिफाई भी किया, भले ही ये मॉडिफिकेशन काफी छोटा था। इसने फैंग युआन को तरीके को बदलने और अपनी आदतों के अनुकूल बनाने की अनुमति दी ताकि उसे इसे एक्टिवेट करते समय आसानी हो। फैंग युआन ने दूसरे किलर मूव्स का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जैसे बाशीबा का लगातार हिट करने का तरीका। इस दौरान वो अक्सर बाहर जाता और जड़े फ्लो पर्ल का इस्तेमाल करके पहले कदम उठाता, नए बने अर्थ ट्रेंचेस से बहुत सारे रिसोर्सेज हासिल करता। उनमें से रैंक 7 अर्थ वेन इमॉर्टल गू एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चैप्टर एंड।